हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। वनडे एग्ज़ाम के लिए जीएस को किस तरह से पढ़ना, हम इसके ऊपर बात कर रहे थे। पिछली एक वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास में हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। किस तरह से पढ़ना, देखो जीएस को पढ़ने का तरीका क्या होता है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं और उसी तरह से मैं पढ़ाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगी या अच्छी लगेगी और इसी तरह की फॉर्मेट में अगर आप पढ़ना चाहोगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना साथ साथ में। ठीक है जी, वनडे एग्ज़ाम के लिए, ये सिर्फ वनडे एग्ज़ाम के लिए भाई, आईएएस पीसीएस के लिए नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आईएएस पीसीएस क्वालिफाई कर दोगे, सिर्फ वनडे एग्ज़ाम के लिए। उसके लिए देखो हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन सारे ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी मन करता तो वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछ लेता, कभी मन करता तो एंशिएंट हिस्ट्री, कभी फिर मेडीवल हिस्ट्री से पूछ लेते हैं। ठीक है, पढ़नी तो हमने सभी हिस्ट्री को पढ़ने का बस एक तरीका, एक अलग तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ने की। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करना बड़ा ही ज़रूरी होता है। हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना बड़ा ज़रूरी है आज के टाइम पे। चाहे तुम जीएस पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो या मैथ्स पढ़ रहे हो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम उसको थ्योरी में पढ़ोगे तो रिवीजन करने में दिक्कत होगी। इसलिए इस तरह के फॉर्मेट में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला एक पार्ट हम मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। 1600 ईस्वी से 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के तक हमने बात कर ली थी। ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से बनी थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक एक क्वेश्चन, ये सब जो लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा एक चार्ट। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस तरह से। ठीक है, पूरा एकदम जो चार्ट बना हुआ है ये अपने आप में सब एक ही क्वेश्चन है। जैसे पिछले वाले चार्ट में हमने बात की थी, इसी तरह से इस वाले चार्ट में भी हम बात करेंगे, समझते हुए चलेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का अपना दूसरा पार्ट। 1885 तक हमने बात कर ली थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का ये एकदम बिल्कुल अलग तरीका है। ठीक है, कोशिश जो मैंने की है, और आप कमेंट करके जरूर बताना इस तरह से अगर पढ़ना चाहो तो फिर मैं अगली वीडियो और बना के लाऊंगा इस तरह की। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारे पास है 1905, एक इम्पोर्टेंट ईयर 1905। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट साल। 1885 के बाद जो एक इम्पोर्टेंट ईयर आता है आपका 1905। इसमें क्या होता है ना, इसमें बंगाल विभाजन हो गया भाई। बंगाल विभाजन अभी पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। समझ लेंगे पहले पूरा, इसके बाद में गवर्नर जनरल, वायसराय कह सकते हो। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में गवर्नर जनरल वायसराय होने लगे थे। ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कब गवर्नर जनरल था, कब वायसराय था। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, बंगाल का गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर, इसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे एक वीडियो में। देखते हैं गवर्नर जनरल उस टाइम कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कर्जू की। आगे की बात करते हैं, क्यों किया गया बंगाल विभाजन, क्या रीजन था बंगाल के विभाजन करने का, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहली बात है, बंगाल विभाजन हुआ कब? 1905 में। और उस टाइम का गवर्नर यानी कि वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के नाम से। और बहिष्कार आंदोलन भी हुआ उसी टाइम, बॉयकॉट मूवमेंट इंग्लिश में बोलेंगे। बहिष्कार आंदोलन क्या कब हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये भी 1905 में, बंगाल विभाजन के टाइम पे। क्यों हुआ था, इसका क्या रीजन था, वो सब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब अपने आप में पूरा एक क्वेश्चन था। स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं इसी बहिष्कार आंदोलन को, और ये रद्द भी हो गया फिर उसके बाद 1911 में, जब बहुत तरह के आंदोलन शुरू हुए, बहुत तरह के आंदोलन चले, तो 1911 में फिर इसको रद्द करना पड़ा। क्या रीजन रहा था रद्द करने का, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद 1907 आता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 में। गरम दल और नरम दल 2 पार्ट में बढ़ जाती है वो। ठीक है, गरम दल के लीडर अलग थे, नरम दल के लीडर अलग थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में। अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो सूरत में। और उस टाइम अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष, राम बिहारी घोष या राम बिहारी बोस, किसी के नाम से भी आएंगे तो आंसर हम टिक कर देंगे। उस टाइम अध्यक्षता इन्होंने की थी। उसके एक साल बाद 1908 में वो मद्रास का अधिवेशन था, उसमें भी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। उसके बाद और जो इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई थी, तो ये पूछ लिया जाएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में और कांग्रेस का विभाजन 2 पार्ट में जब बटी थी वो 1907 में थी। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों की प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेजों की थोड़ी सी स्थिति कमजोर पड़ी हुआ, क्योंकि वो विश्व युद्ध में लगे हुए थे। भारतीय सैनिक भी वहां गए हुए थे, यहाँ के जितने भी अधिकारी थे सब वो विश्व युद्ध में लगे हुए थे। भारतीयों ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, 2 जगह पे उठाया।
विदेश में गदर आंदोलन 1 नवंबर 1913 को, और नॉर्थ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को उस जगह थी, और उसके बाद उसमें नॉर्थ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वो जगह थी, और नेता थे लाला हरदयाल सोहन सिंह भागना। उसके बाद भारत में भी इसी चीज़ के फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और वो था होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन चला, और वो कब हुआ था? 1916 में अप्रैल। दो आंदोलन हुए थे होम रूल लीग, दो तरह से। एक तो तिलक ने भी किया था अप्रैल 1916 में, और सितंबर 1916 में बाद में, इसके बाद में सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने शुरू किया था, आयरलैंड की थी, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी 1917 में। क्लियर हो गई? अब चलो इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी, ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। गदर आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? नॉर्थ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कब शुरू हुआ था? 1913 में। उस टाइम उनके लीडर कौन थे? लाला हरदयाल सोहन सिंह भागना, और भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर भी थे, सिख लीडर भी थे, बहुत सारे लोग थे। ठीक है। भारत में होम रूल लीग किसने स्टार्ट किया सबसे पहले? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। और कब शुरू हुआ था ये? अप्रैल 1916 में। उसके बाद एनी बेसेंट ने भी शुरू किया होम रूल लीग। ठीक है। और वो भी सेम ही चीज़ थी, सितंबर 1916 में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 में। और ये एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की। भैया आयरलैंड की रहने वाली थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई है ना? ऐसा सब क्यों हुआ? इन सारी चीज़ों के पीछे का क्या रीज़न रहा था? अब इन सारी चीज़ों को डिटेल से देखना शुरू करते हैं। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है सारे के सारे। क्लियर हो गए भैया इतनी बात? बंगाल विभाजन 1905 में क्यों हुआ था भैया? लॉर्ड कर्जन उस टाइम गवर्नर जनरल था। भारत की एकता बढ़ती चली जा रही थी, भारत के लोग एकजुट होते चले जा रहे थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। अब देखो, किसी भी शक्ति के खिलाफ अगर तुम लड़ना चाहते हो तो एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होने के लिए तुम्हें एक संगठन बनाना पड़ेगा। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उससे पहले 1857 की क्रांति जो कि विफल हो गई थी हमारी, क्योंकि सब लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे, सब लोगों को पता नहीं लग पाया था, उसकी कमी हुई थी। इस वजह से अब हमने क्या किया, पहले एक संगठन बनाएंगे, और वो संगठन फिर सब जगह पे इन सारी चीज़ों को बताएगा कि किस टाइम हमने क्या करना है। 1885 में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। उसके बाद जब भारत एकजुट होने लगे भारतीय, उसमें सब लोग एकजुट होकर काम करने लगे भारत के स्वतंत्रता के लिए। ठीक है। तो उसके बाद जब इकट्ठे होने लगे तो अंग्रेज़ों को लगा भैया ये तो इकट्ठे होने लगे, फिर मुश्किल में डाल देंगे हमें, तो फिर डिवाइड करना शुरू कर दो। उनकी पॉलिसी यही रही थी, अंग्रेज़ों की पहले से ही पॉलिसी यही रही थी, डिवाइड एंड रूल वाली। पहले डिवाइड करो, उसके बाद रूल करो। उस भारतीय राजाओं को इसी तरह से उन्होंने हराया था, और इसी तरह से युद्ध भी जीते थे, और भारत पर शासन भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे किया था, और वही सब चीज़ें अभी तक अपनाते हुए आ रहे थे। ठीक है। तो 1905 में उन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया। उसमें क्या कर दिया उन्होंने? पश्चिमी बंगाल जो कि आज भी है उसको अलग कर दिया, और पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया, जो कि अभी इस टाइम बांग्लादेश है। बांग्लादेश वाला पोर्शन वो पूर्वी बंगाल में आ जाता है। वो मुस्लिम बाहुल्य, उन्होंने क्या किया ना, मुस्लिम बाहुल्य वाले को एक तरफ कर दिया, हिंदू बाहुल्य वाले को एक तरफ कर दिया। ठीक है। ये उनका था हिंदू मुस्लिमों को एक अलग करने का। लॉर्ड कर्जन की ये नीति थी हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग करने की। ठीक है। तो उन्होंने हिंदुओं को अलग किया, पश्चिमी बंगाल की तरफ पहुंचा दिया, और मुस्लिमों को पूर्वी बंगाल यानी कि जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है उधर की तरफ पहुंचा दिया। मुस्लिम जब अलग हो गए, हिंदू अलग हो गए, तो मुस्लिम अपना शासन करने लगे, तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा भी लगा उस टाइम, क्योंकि अब हमारा केवल देखो एक ही कम्युनिटी के लोग जब एक साथ रहते हैं और एक ही साथ सब चीज़ें करते हैं, तो फिर और दूसरी कम्युनिटी, ये कॉन्फ्लिक्ट होता ही है हर एक कंट्री में, जिसमें ज़्यादा कम्युनिटीज़ होती हैं, ज़्यादा रिलीजन होते हैं, तो वो उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है ना। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सब किया। हालांकि इसके पीछे कुछ और लॉजिक ये भी कहा जाता है कि बंगला बोलने वालों को अलग कर दिया गया था, और जो बंगाली नहीं बोलते उनको अलग कर दिया गया था। उड़ीसा और बिहार वाले एरिया में आ जाता है पश्चिमी बंगाल, और बाकी उधर वाले एरिया में चला जाता था, बांग्लादेश वाले एरिया में पूर्वी बंगाल। ठीक है। ये उसका रीज़न था। उसने और वजह क्या बताई? क्या वजह बताई? रीज़न क्या था उसने ये पता लग गया हमें, और वजह क्या बताई? उसने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प मिलेगी, यानी कि हम तुम्हारे लिए अच्छी नीतियाँ बना पाएंगे। देखो जब एडमिनिस्ट्रेशन, पता क्या हो गया, जैसे पूरा देश है, पूरा देश भी तो अभी हमारा पूरा देश स्टेट्स में बटा हुआ है, राज्यों में बटा हुआ। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएँ हैं, प्रशासनिक सुविधाएँ, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगी इतने बड़े एरिया में।
इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने डिवाइड कर दिया, अलग अलग पार्ट में बांट दिया, इसलिए स्टेट्स बनाए गए। वहाँ पे भी इसने यही कारण दिया था कि बहुत बड़ा एरिया हो रहा है, बहुत बड़ी जनसंख्या हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेट करना मुश्किल हो पा रहा है इन लोगों को, इसलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ये रीज़न दिया था कर्जन ने, जबकि उसका पॉलिसी कुछ और ही थी, उसकी मंशा कुछ और थी। ठीक है, भारतीयों ने इस बात को समझ लिया कि भैया ये तो हमें डिवाइड कर रहा है। हिंदू लोग, मुस्लिम, हिंदू कम्युनिटी स्पेशली इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुस्लिम कम्युनिटी इस बात से थोड़ी बहुत खुश भी थी। स्टार्टिंग में विरोध किया था, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि हमें पूरा एरिया अलग ही मिल गया तो फिर वो खुश होने लगे। ठीक है, और 1906 में जाके मुस्लिम लीग की स्थापना भी कर ली, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे जाके। ठीक है, तो ये रीज़न रहा था और ये कारण उसने बताया था। समझ आ गई क्या कारण था और क्या बताते, ये वजह थी। एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा, बस इतना पूछा जाएगा बंगाल विभाजन कब हुआ। वनडे एग्जाम की बात कर रहे हैं। बाकी IAS PCS के लिए भाई तुम पूरा डिटेल से पढ़ना, दिल्ली जाके कोचिंग करना या एक अच्छे इंस्टीट्यूट पे जाके आप कोचिंग कर सकते हो। अब देखो, जब ये बात सारी हुई तो भारतीयों को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या कहा, भैया बहिष्कार करो इनकी सारी चीज़ों का, जितनी भी विदेशी चीज़ें, जितने भी ये अंग्रेज यहाँ पे अपने देश की चीज़ें लेकर आके बेचते हैं, उन सब का बहिष्कार करो, स्वदेशी चीज़ें अपनाओ, हम ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ, बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बंगाल विभाजन बहिष्कार आंदोलन कब शुरू हुआ या बहिष्कार आंदोलन कब हुआ, 1905 इसका आंसर चला जाएगा। इसी में क्या किया, जब भैया बहिष्कार करोगे तो विदेशी चीज़ होगा, तो फिर क्या करोगे, कहाँ से लोगे, फिर अपनी चीज़ें अपनाओगे, देसी चीज़ें अपनाओगे। देखो, पहले जो खादी के बुनकर होते थे वो अपने हाथों से बुनते थे उनको, ये फिर मशीनों से बुन के लाते थे, तो मशीनों से काम आसानी हो जाता था, जल्दी हो जाता था, कॉस्ट कम होती थी। हाथों से बुनोगे तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ती थी, दिन भी ज़्यादा लगते थे, मेहनत भी ज़्यादा लगती थी, तो वो महंगी होती थी, और महंगी चीज़ें कौन खरीदना चाहता, सस्ती खरीदते हैं। तो इसलिए अंग्रेज़ों की चीज़ें ज़्यादा बिक रही थी भारत में, और उन सब चीज़ों का बहिष्कार करके फिर हमने क्या कहा, स्वदेशी आंदोलन, यानी कि अपनी ही देश की चीज़ों को अपनाओ, इनके बहिष्कार करो। इन्होंने हमें डिवाइड करने की कोशिश की हुई है। ठीक हो गई इतनी बात भैया? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, बंगाल विभाजन फिर रद्द हो गया 1911 में, और वो क्या वजह रही थी रद्द होने की, उसकी हम बात करेंगे। थर्ड दिल्ली दरबार, थर्ड दिल्ली दरबार लगा और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, क्योंकि इतने ज़्यादा मूवमेंट हो रहे थे, इतने ज़्यादा आंदोलन हो रहे थे, तो अंग्रेजों को क्या लगा कि यार ये रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग फिर जल्दी से मानने वाले हैं नहीं, तो उन्होंने रद्द किया। थर्ड दिल्ली दरबार लगा। उस थर्ड इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि तीसरी बार लगा था 1911 में, इससे पहले 1877 और 1903 में एक बार लग चुका था। 1911 में ये थर्ड दिल्ली दरबार क्या था, इसकी बात समझ लो। थर्ड दिल्ली दरबार नाम इसलिए दिया गया, जैसे मुगलों का दरबार लगता था पहले, उसी के तर्ज पे ये नाम दिया गया। थर्ड दिल्ली दरबार जो नाम दिया गया, मुगल दरबार के तर्ज पे दिया गया, मुगल दरबार की जो नाम पे ये नाम दिया गया। क्या था इसमें जॉर्ज पंचम था, जॉर्ज पंचम का कॉरोनेशन होना था, उसका वो क्राउन प्रिंस बनना था, मतलब उसको राजा बनना था, जॉर्ज पंचम को कॉरोनेशन होना था उसका। थर्ड दिल्ली अब वो जब राजा बनेगा, और राजा तो ब्रिटेन में ही बनेगा क्योंकि वो वहीं का था, आया वो भारत में तो अब देखो राज तो उनका ही चल रहा था, हमारे यहाँ भी है ना, उन्हीं का ही, अंग्रेजों का ही राज चल रहा था। जो वो राजा था, वो जो बोल रहा था, उसकी जो थी वो सब चीज़ें, राज उन्हीं का ही चल रहा था। तो इसलिए उसके सत्कार में, उसके सम्मान में एक दरबार रखा गया, सजाया गया, और उसको एक मुकुट पेश किया गया है, बहुत ही कॉस्टली मुकुट, क्राउन जो उसको पेश किया गया। ठीक है, तो ये सब उसके सम्मान में रखा गया। और यहीं पे भी एक बात रखी गई, भैया दिल्ली दरबार को रद्द करो। तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया, मतलब बंगाल को रीयूनाइट कर दिया गया, फिर से बंगाल को एकजुट कर दिया गया। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे चलते हैं। कब रद्द हुआ दिल्ली दरबार, कब लगा? 1911 में ही, और बंगाल विभाजन भी 1911 में ही रद्द हुआ। जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ या दिल्ली दरबार लगा, ऐसे पूछ सकते हैं, उस टाइम गवर्नर जनरल या वायसराय किसको कहा जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम भारत का गवर्नर, वायसराय था, गवर्नर जनरल भी कह सकते हो। अब क्या काम हुआ थर्ड दिल्ली दरबार में? एक तो इसका ही कॉरोनेशन होना था, तो उसको थोड़ा सा सम्मान उम्मान देना था, सत्कार करना था राजाओं के द्वारा, भारतीय राजाओं को। और एक इम्पोर्टेंट काम, दो इम्पोर्टेंट काम ये हुए, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। और दूसरी बात क्या थी? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र करने का एक निर्णय लिया गया। ठीक है, कि राजधानी को अब कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बंगाल विभाजन का
एन्यूलमेंट हो गया, पहले बंगाल विभाजन का एन्यूलमेंट हुआ, बंगाल विभाजन रद्द हुआ और उसके बाद क्या हुआ, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया गया। ठीक है कि अब राजधानी कलकत्ता नहीं रहेगी, अब राजधानी दिल्ली रहेगी, उसको सेंटर बना दिया जाएगा। क्लियर, इतनी बात हो गई है। तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ और थर्ड दिल्ली दरबार से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे पढ़ी। तो थर्ड दिल्ली दरबार कब लगा भैया, 1911 में। जॉर्ज पंचम चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, जॉर्ज पंचम ऐसे लिख सकते हो हिंदी में। ठीक है, इसके सत्कार के लिए, इसके आदर सत्कार के लिए लगा हुआ और बंगाल विभाजन रद्द करने की एन्यूलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। बंगाल विभाजन का एन्यूलमेंट मतलब बंगाल का एन्यूलमेंट हो गया, जो विभाजन था वो रद्द हो गया। ठीक है, अब राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने का एक और इंपॉर्टेंट निर्णय यहाँ पे लिया गया। गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय उस टाइम लॉर्ड हार्डिंग, और जब बंगाल विभाजन हुआ था तब उस टाइम लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली बंगाल विभाजन से रिलेटेड। बंगाल विभाजन होगा और उसके बाद उसका एन्यूलमेंट भी हो गया। आगे हम बात करते हैं 1907 में। 1907 एक और इम्पोर्टेंट ईयर आता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस बनी 1885 में थी, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1885 से लेके 1907 तक जो नरमपंथी थे उन्हीं का एक एरा माना जाता है। एक एरा मतलब होता है उन्हीं का ही एक शासन, एक काल माना जाता है। ठीक है, कि नरमपंथियों का था। देखो नरमपंथियों का काम क्या था, नाम से ही पता लगा हुआ है। नरमपंथी मतलब मॉडरेट, यानी कि नरम थे वो सब। सारा काम कैसे करते थे वो, अंग्रेजों के खिलाफ अगर वो कोई काम करते थे तो एक एप्लीकेशन लिखते थे, भाई साहब आपने हमारे लिए ऐसा क्यों कर दिया, प्लीज़ इसको रद्द कर दो, इस तरह का वो काम करते थे। ठीक है, एक एप्लीकेशन लिख दिए, अखबारों में इश्तेहार दे दिए, ये भाई साहब ऐसे क्यों कर रहे हो तुम अंग्रेजों के खिलाफ। अब देखो भैया इतनी आसानी से तो वो मानने वाले थे नहीं कि तुम एप्लीकेशन लिख रहे हो, अखबारों में निकलवा रहे हो, पैम्पलेट छपवा के तुम उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, ऐसे तो वो मानने वाले थे नहीं। तो उनमें से जो भी एक्सट्रीमिस्ट थे यानी कि गरमपंथी थे, वही उन्हें तो गुस्सा आना ही था, यार इस तरह से थोड़ी हमारे देश में आज़ादी मिलेगी। तो बाल गंगाधर तिलक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे निकल कर आता है। ठीक है, लाला लाजपत राय और फिर बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से सुना होगा, मैं चाहूँ तो यहाँ लिख देता हूँ। गरमपंथी में लाल बाल और ये पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, और ये गरमपंथी थे। नरमपंथी में हमारे आ जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, और ये रास बिहारी घोष, ये भी हमारे नरमपंथी में आ जाते हैं। अब क्या होता ना 1907 में भैया क्यों ये विभाजन हो गया। अब देखो इनके विचारधाराएं बिल्कुल एकदम अलग थी। ये कह रहे हैं भैया हम सारा काम अंग्रेजों से प्रार्थना कर करके कराएंगे, और वो कह रहे हैं भैया ये ऐसे मानने वाले नहीं है, इनसे तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इनके विचार बिल्कुल एकदम अलग हो गए। अब 1907 का अधिवेशन होना था, 1907 का अधिवेशन नागपुर में होना था पहले, लेकिन फिर क्या कर दिया गया, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको ट्रांसफ़र करा के सूरत कर दिया गया। ठीक है, उसे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो बाल गंगाधर तिलक अगर चुना गया, चुनाव हो गया उसका, तो फिर तो ये सब कुछ एकदम खराब कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जब हुई थी तो सूरत में अधिवेशन हुआ और बाल गंगाधर तिलक को यहाँ पे अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो अध्यक्ष कौन बना, रास बिहारी घोष, ये अध्यक्ष बने। और जब ये अध्यक्ष बने तो भाई गरमपंथियों को तो गुस्सा आना ही था, यार उनके लीडर नहीं बन पाया किसी वजह से, तो उनमें फिर लड़ाई, जो आज भी तुमने देखा होगा पार्लियामेंट में कुर्सियाँ चलती हैं, ऐसे उस टाइम भी कुर्सियाँ चली थी। ठीक है, जैसा आज संसद में कुर्सी चलती है एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, ऐसे उस टाइम भी इनके ऊपर कुर्सियाँ और ये सब वगैरह वगैरह एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। भैया जब इस तरह का झगड़ा होगा, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो फिर पुलिस आई। पुलिस ने आया तो पुलिस आगे क्या करती है, फिर बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट करके ले जाती है और 6 साल का इम्प्रिजनमेंट यानी कि 6 साल की जेल उनको कर दी जाती है। 6 साल के लिए बाल गंगाधर तिलक जेल में चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये इनका अपना चलता रहता है, नरमपंथी अपना काम करते रहते हैं। तिलक जी तो अपना जेल में हैं, 6 साल की जेल काट के आने हैं। तो 1907 में फिर इनका क्या हो गया, विभाजन हो गया, गरम दल अलग हो गया, नरम दल अलग हो गया सूरत में, और अध्यक्ष थे उस टाइम रास बिहारी घोष। क्लियर हो गई। बाल गंगाधर तिलक जो कि इंपॉर्टेंट लीडर उस टाइम के थे, उनको जेल भेज दिया गया, पुलिस उनको जेल लेके चली गई। ठीक है, अब क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें थी। अब देखो थे तो वो भी भारतीय ना, वो भी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, ये बात तो थी, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ठीक है,
स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तो थे तो वो भी भारतीय, है ना। तो अब काम तो अरेस्ट करने का, तो अंग्रेजों को तो थोड़ा सा बहाना चाहिए था बस, है ना, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा करो और देखो हम तुम्हें जेल में लेके जाते हैं। उनको तो थोड़ा सा बहाना चाहिए था। देखो पुलिस तब तक अरेस्ट नहीं करेगी जब तक तुम हिंसा नहीं करोगे। यही गांधी जी का एक काम रहा है, अहिंसावादी बन के रहना। तो वो जल्दी से एकदम से, जब देखो कोई व्यक्ति ज़्यादा इस, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो अगर उसमें अहिंसा नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, तो फिर कोई भी उसको कुछ नहीं करने वाला है। ठीक है, यही हमने कोशिश भी की थी, लेकिन आज की तो सरकार पता ही है, ठीक है, कुछ सुनने वाली नहीं है। चलो देखते हो, अध्यक्ष रासबिहारी घोष, और मद्रास का अधिवेशन हुआ था 1908 में, उसमें भी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध इसी के दौरान हो जाता है। जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब ऐसा संदेह तो पहले से ही था, भाई विश्व युद्ध हो सकता है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध होगा तो वही अंग्रेज उसमें लड़ाई करेंगे। अंग्रेज जब लड़ाई करेंगे तो भारत से भी सैनिक जाएंगे, भारतीय सैनिक भी जाएंगे और अंग्रेज सैनिक भी जाएंगे, सारे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की थोड़ी सी स्थिति, थोड़ा सा दिमाग विश्व युद्ध की तरफ लगा। तो भारतीयों ने सोचा चलो भाई इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है, हम अपने देश को आज़ाद करने के लिए कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में, हालांकि उसको हम एक अलग वीडियो में पढ़ लेंगे। क्या हुआ, दो जगह पे फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और एक था विदेश। विदेश में क्यों हुआ था, क्योंकि उस टाइम कुछ भारतीय, कुछ लीडर्स विदेश में भी काम करते थे, रहते थे, जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे भी रहते थे। जैसे पंजाबी लोग तो आजकल टोटली कनाडा में रहते हैं, सारे के सारे ज़्यादातर वहीं पे मिलते हैं, अमेरिका में भी। तो वहीं पे इन्होंने क्या किया, अब देखो जैसे ही उन्हें लगा भाई अंग्रेजों की स्थिति तो थोड़ी सी दिक्कत गड़बड़ कर रही है, चलो कुछ फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, गदर पार्टी के नाम से। एक जुलाई 1913 के लगभग, जून जुलाई 1913 के लगभग, और फिर उन्होंने एक गदर आंदोलन कर दिया 1913 में, 1 नवंबर 1913 में, और ये गदर आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब देखो इस जो पार्टी थी गदर पार्टी, इसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। ये पार्टी बिल्कुल एकदम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष थी, यानी कि इसमें किसी धर्म विशेष का कोई काम था नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। यानी कि इसमें सभी लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे लोग इसमें एकजुट होकर काम कर रहे थे। मुस्लिम लीडर्स भी थे, सिख लीडर भी थे और हिंदू लीडर भी थे, और इनका काम सिर्फ इतना ही था, देश को आज़ादी दिलाना। अब इनका काम इतना तो था, और नॉर्थ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने गदर आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब अंग्रेज अब लग गए युद्ध करने में, तो ये वहाँ से शुरुआत हुई नॉर्थ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, और ये पार्टी बनाई कितने सी, सोहन सिंह भागना यही फाउंडर थे और यही इसके अध्यक्ष भी बने थे, और लाला हरदयाल और बाकी के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर थे, लगभग 40, 42, 45 के लगभग ये सारे लीडर थे उस टाइम। अब जब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में तो इतना भारतीय नहीं रहते थे, तो इन्होंने सोचा चलो अब भारत में चल के इस काम को अंजाम देते हैं। अंग्रेज तो लगे हुए हैं प्रथम विश्व युद्ध में, चलो भारत को स्वतंत्र कराने की कोशिश करते हैं। आए लाहौर ओहर वाले एरिया में इन्होंने हथियार सहित, बस एक गलती ये करी, हथियार सहित इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। अब जब हथियार के साथ विद्रोह होगा, ठीक है, तो अब इतने बड़े लेवल पे तो वो फैल नहीं पाया था, क्योंकि अंग्रेज तो पूरे देश में थे, है ना, तो पूरे देश में थे, तो इतने बड़े लेवल पे वो फैल नहीं पाया। जैसे 1857 की क्रांति, उस टाइम भी देश आज़ाद हो सकता था अगर एक साथ पूरे देश में होता, तो बस क्या वजह रही थी, सब लोगों को पता नहीं लग पाया था, इस सब चीज़ों के बारे में एकजुट नहीं हो पाए थे। यही रीज़न इस बार भी रहा गदर आंदोलन का, और ये फेल हो जाता है, और सारे के सारे जितने भी गदर आंदोलन के क्रांतिकारी थे सबको एग्जीक्यूट कर दिया गया, सबको फांसी दे दी गई लाहौर में, और बाकी के 40, 45, 42 के लगभग ये सर जितने भी क्रांतिकारी थे सबको एग्जीक्यूट कर दिया गया, दमन करके उनका गदर आंदोलन फेल हो जाता है यहाँ पे 1857 की क्रांति की तरह। क्लियर, इतनी बात हो गई है, ठीक है। अभी उधर अंदर जेल में तिलक जी ये सब चीज़ें देख ही रहे थे, उनको तो चल ही रहा था, थोड़ा सा गुस्सा उनका शांत भी हुआ जेल जाने के बाद। गुस्सा जब शांत हुआ तो अभी फिर वो तोड़ फोड़ वाली स्थिति उनकी भी नहीं रही। फिर वो आए 1913 के बाद, 1913 में जब वो आए तो उन्होंने गदर आंदोलन के बारे में तो पढ़ा ही है, पता ही है उनको, यार इस तरह से हमारा आंदोलन था और वो फेल हो गया। रीज़न क्या रहा था, हथियार सहित, और पूरे देश में वो फैल नहीं पाया। और अंग्रेजों को क्या चाहिए था, एक रीज़न तो चाहिए था बस एग्जीक्यूट करने का। तुमने विद्रोह किया, विद्रोह मतलब एग्जीक्यूशन, बस क्लियर। विद्रोह अगर करोगे तो एग्जीक्यूशन होगा, और अगर एक साथ विद्रोह करोगे तो फिर तो वो मारे जाएंगे, फिर तो एक साथ विद्रोह करोगे तो फिर अंग्रेज मारे जाते, फिर देश आज़ाद हो सकता था। लेकिन हमारी कमी सिर्फ यही हो पा रही थी कि हम एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो एग्जीक्यूशन हो गया उनका, तो गदर आंदोलन यहाँ पे फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं
तिलक जी निकल के जेल से, और उन्होंने कहा भैया अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हमें चाहिए बिल्कुल पूर्ण स्वराज, हमें चाहिए बिल्कुल एकदम अपना देश, हम अपने आप खुद कानून बनाएंगे, खुद शासन करेंगे, सारी चीज़ें हम खुद करेंगे। तो अब भारत में उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन शुरू कर दिया 1916 में। होम रूल लीग आंदोलन किस तर्ज पे शुरू हुआ? ये आयरिश होम रूल लीग आंदोलन, आयरिश मतलब आयरलैंड में भी इसी तरह का होम रूल लीग आंदोलन चला था, उसी के तर्ज पे ये भारत में भी चला। उन्होंने वहाँ पे एनी बेसेंट ये सब पढ़ के आ रखी थी कि भैया हमारे यहाँ इस तरह से आंदोलन हुआ था, तो तुम भी इस तरह से करो, लड़ाई झगड़ा मत करना, बस इनके खिलाफ एकजुट हो और इनकी नीतियों का विरोध करो, एकजुट रहो, बस कहने का मतलब ये था। तो तिलक जी जब निकल के आए तो फिर उन्होंने अप्रैल 1916 में मुंबई बॉम्बे, उस टाइम तो बम्बई था, महाराष्ट्र वाले एरिया में उन्होंने अपना होम रूल लीग चलाना शुरू कर दिया। होम रूल लीग मतलब स्वदेशी, अपना खुद का शासन। होम रूल मतलब घर का, रूल मतलब शासन, घर का यानी कि खुद का शासन, ठीक है, यानी कि हमारा खुद का शासन चाहिए भाई, हमें तुमसे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो बॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र वाले एरिया में उन्होंने अपना शासन, मतलब ये होम रूल लीग, लोगों को इकट्ठा करना, बताना उनकी अंग्रेजों की पॉलिसी के खिलाफ बताना कि ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ उन्होंने शुरू की थी। और इसी तरह से एक काम और क्या हुआ था 1916 में, जो कांग्रेस बटी हुई थी पहले, उसको भी एकजुट किया गया। इसका मेन रोल एनी बेसेंट को जाता है। एनी बेसेंट ने कहा भैया देखो तुम ऐसा अगर करोगे तो तुम कभी भी इनसे जीत नहीं पाओगे, पहले तुम्हें एकजुट होना पड़ेगा। तो जब एनी बेसेंट आयरिश होम रूल लीग पढ़ के आ रखी थी, मतलब पता ही था उनको तो, ठीक है, कि आयरलैंड में भी हमने इसी तरह का होम रूल लीग चलाया था, तो चलो भारत में भी इसी तरह का चला देते हैं। तो उन्होंने भी अपना 1 सितंबर में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग चला दिया। और वो एरिया बटा मद्रास वाला एरिया, यानी कि तिलक ने बॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र कर्नाटक वाले एरिया में होम रूल लीग यानी कि लोगों को बताना, एकजुट करना, जागरूक करना, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ बताना, एकजुट करना, ये सारा काम इस वाले एरिया में तिलक ने किया, और बाकी के दूसरे वाले एरिया में और पूरे भारत वाले एरिया में एनी बेसेंट ने इस काम को किया। आयरलैंड की थी और भारतीयों के लिए इतना काम कर रही थी, और वो जानती थी सब कुछ कि अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है, कि इनसे हिंसा करके नहीं, अहिंसावादी तरीके से इन सबसे एकजुट करके, जितने भी भारतीय बटे हुए थे, पहले कांग्रेस 2 दलों में बटी हुई थी, उनको एकजुट किया गया। फिर मुस्लिम लीग अलग हुई थी, उसको भी एकजुट किया गया 1916 में, और लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ में वो हुआ था, AC मजूमदार ने उसकी अध्यक्षता की थी। आगे हम इस बात को पढ़ेंगे। अब देखो आयरलैंड की दूसरे देश की आके भारतीयों के लिए इतना कुछ कर रही है, तो अंग्रेजों ने इनको भी गिरफ्तार कर लिया। अब जब जैसे ही इनको गिरफ्तार किया तो भैया अंग्रेज, अब देखो एक तो वो लेडी ऊपर से भारत वालों को आके को लीड कर रही हैं, तो भाई लेडी के पीछे तो ज़्यादा ही चलते हैं, फिर लोग बाग उनकी बात ज़्यादा ही मानते हैं। ये तो आजकल सुना ही होगा तुमने सारा। तो भारतीयों में फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और बहुत ज़्यादा फिर बड़े स्तर पर विरोध उत्पन्न हो गए। अंग्रेज इस टाइम आके क्या हुए, थोड़े से दबे, सप्रेस हुए, यानी कि दबाव में आए, और उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 लेके आया। चलो भाई तुम्हारे लिए हम कुछ चीज़ें देते हैं, कुछ तुम्हारे लिए करते हैं इन सारी चीज़ों को। और उसके इतना सारा करने के बाद जब एनी बेसेंट तो इतना सब कुछ कर रही थी भारतीयों के लिए, तो भारतीय यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की फिर उनको अध्यक्ष भी बनाया गया। भाई तुम हमारी अध्यक्ष बनो और तुम हमें लीड करो और ये सब चीज़ें बताओ, इनके खिलाफ हमें एकजुट होकर काम करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें रही थी। उसके बाद फिर ये होम रूल, देखो गदर आंदोलन का तो एग्जीक्यूशन हो गया था, फेल हो गया था। ये होम रूल लीग कैसे कम हुआ? उसके बाद फिर गांधीवादी एरिया, गांधीनियन एरा शुरू हुआ। 1915 में गांधी जी भारत आ गए थे, और उसके बाद फिर 17 में उन्होंने चंपारण और 18 में अहमदाबाद खेड़े के सत्याग्रह किए। तो लोग बाग उनसे बड़े प्रभावित हुए, अहिंसावादी तरीके से, बिल्कुल बात ना मान के, बिल्कुल लाठी डंडे खा के, तो उससे बड़े प्रभावित हुए। तो ये वाला थोड़ा सा फिर दब गया, लोग बाग गांधीवादी की तरफ यानी गांधी जी की तरफ चले गए। एनी बेसेंट को लगा कि भैया लोग तो गांधी जी की तरफ जा रहे हैं, अब गांधी जी लीड कर सकते हैं और वो एक अच्छे लीडर भी हैं। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजों की बात माननी शुरू कर दी। ठीक है, अब हम होम रूल लीग आंदोलन को धीरे धीरे खत्म करते। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, और ये सब क्या था वो हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? ये सारी चीज़ें थी, ये सारे अपने आप में एक एक क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें बड़ी आसान तरीके से, बहुत ही इंटरेस्ट तरीके से आपने सुनी होंगी, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है
जीएस को पढ़ने का, टाइमलाइन के थ्रू हिस्ट्री को पढ़ने का और बाकी के ज्योग्राफी और बाकी सारी चीज़ों को पढ़ने का ये बड़ा ही आसान तरीका। इस तरह से पढ़ोगे तो रिवीजन करने में बड़ी ही मदद मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। क्लियर हो गई इतनी बात? उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ आई होंगी आपको। रिवाइज करना, वीडियो को 1-2 बार देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना, भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़रूर बताना कमेंट करके इस तरह की वीडियोस अगर आप और चाहते हो तो फिर मैं इसको और अगले फॉर्मेट में लेके आऊँगा और इसी तरह की कंटिन्यू हमारी वीडियो चलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।